Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम। तो जो ये केमिकल एंड फेज इक्विलिब्रियम है हमारा क्रैश कोर्स का चैप्टर है ये मेनली वैसे तो है जैम वाले बच्चों के लिए, लेकिन गेट में भी कभी कभार आपका फेज इक्विलिब्रियम से कभी कभार कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभार केमिकल से भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर गेट वाले बच्चे भी देखना चाहे तो इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम है क्या चीज़। इक्विलिब्रियम आपका दो टाइप का होता है, एक आपका होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो आपका नेट चेंज होता है ना, नेट चेंज हमेशा जीरो होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टैटिक में देखो, इसमें आपका चेंज भी जीरो है और नेट चेंज भी जीरो है। ठीक है, मान लो ये कोई टंकी है, टंकी में आपका पानी रखा है। ठीक है, ये ऐसा रखा है, इसको कोई छेड़ नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, ये ऐसे कैसे रखा है, यानी कि इक्विलिब्रियम में इसमें ना कोई चेंज आ रहा है ना, अगर ओवरऑल नेट चेंज रखे तो वो नेट चेंज हम इसको मान लेते हैं कि इवेपोरेट वगैरह है, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे कैसे ही रखा है तो ओवरऑल नेट चेंज भी आपका जीरो आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम अगर यहाँ पे हम चेंज देखें तो चेंज तो आपका नोट जीरो है। क्यों? चेंज तो इसमें कुछ ना कुछ आ रहा है ना, यहाँ से आपका वाटर आ रहा है, यहाँ से आपका वाटर जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल इसमें मतलब इसमें चेंज है, जो चेंज तो आपका नोट जीरो। लेकिन इसमें अगर मैं नेट चेंज की बात करूं, नेट चेंज इसमें मेरा जीरो है। क्यों? क्योंकि मैंने मान लिया जितना मेरा पानी जा रहा है ना वहां से उतना ही मेरा पानी आ रहा है, यानी ओवरऑल जो इसके अंदर क्वांटिटी है ना वो क्वांटिटी उतनी की उतनी ही है। ओवरऑल उसमें क्या है, नेट चेंज उसमें है जीरो। तो ये फर्क हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो जो हमारा केमिकल और फेज इक्विलिब्रियम होते हैं वो आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, यानी कि उसमें आपकी रिएक्शन तो चलती रहती है, जैसे यहाँ पे आपकी प्रोसेस तो चल रही है साथ साथ, लेकिन ओवरऑल जो नेट चेंज आ रहा है वो जीरो है। ओवरऑल नेट उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, जैसे मैंने मान ली कोई एक रिएक्शन ले ली मैंने ए से बी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए टू बी जा रहा है और बी टू ए बन रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस तो आपकी चल रही है, जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड में यहाँ पे आपका पानी इस टंकी के अंदर आया जा रहा है, लेकिन बैकवर्ड में अगर आप देखो तो यहाँ पे टंकी से बाहर पानी जाया जा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल प्रोसेस तो आपकी चल रही है, लेकिन जो आपका नेट चेंज है ना वो नेट चेंज आपका क्या आएगा, जीरो बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो जो ये होते हैं आपके केमिकल और फेज इक्विलिब्रियम, ये आपके डायनेमिक इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा, इसको मैं फॉरवर्ड रिएक्शन मान लूँ। ठीक है, इसको मैं बैकवर्ड मान लूँ। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड में क्या हो रहा है, ये बन रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें अंदर पानी आ रहा है, तो मैंने उसको रिलेट कर दिया। बैकवर्ड में ये कंज्यूम हो रहा है और यहाँ से इसके अंदर से पानी बाहर जा रहा है, तो मैंने ये मान लिया। अब अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम आना है तो कंडीशन क्या होगी कि जितना फॉरवर्ड में आपका या जितना इसके अंदर पानी आ रहा है उतना ही पानी बाहर जाए, यानी कि अगर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए तो आपका क्या आ जाएगा, वहां पे आपका डायनेमिक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात थी कि आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होगा। ठीक है, चलो अब अगर इसमें हम देखें, हमने क्या बोला कि इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये हमारी एक रिएक्शन थी ए टू बी, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या था, इसकी कंसंट्रेशन ए थी, टाइम टी इज इक्वल टू टी, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये आएगा ए माइनस एक्स और ये एक्स। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरे को लिखना है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मेरा किसके इक्वल आएगा, ये मैंने के एफ मान लिया, ये मैंने मान लिया के बी। ठीक है, तो रेट ऑफ जो फॉरवर्ड रिएक्शन आएगा ना आर एफ, वो आर एफ किसके इक्वल आएगा, के एफ रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये तो हमने काइनेटिक्स में देखा हुआ ना, के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या आएगा, के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी।
अब इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे b की कंसंट्रेशन तो है नहीं है कुछ भी, ठीक है, यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन तो क्या है 0, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या है 0, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है ए तक के उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ना, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है मैक्सिमम, ए की वैल्यू मैक्सिमम है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की क्या है मैक्सिमम वैल्यू है और वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, और रेट ऑफ जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो आपका इनिशियली 0 है लेकिन फिर वो बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये आएगा, ये है आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये आ जाएगा रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और जब वो दोनों क्या हो जाए इक्वल हो जाए, ठीक है, जब वो दोनों इक्वल हो जाए तब आपको हम क्या बोल देते हैं कि यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। तो ये था इसके बीच में रेट और टाइम के बीच में ग्राफ, ठीक है बात। अब हम कुछ देखते हैं कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ देखते हैं, किसी इसके बीच में कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, वर्सेस टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे एक चीज देखो, इनिशियली आपका क्या था, ए की कंसंट्रेशन थी मैक्सिमम, ठीक है, और बी की कंसंट्रेशन थी 0, तो ए की थी मैक्सिमम, बी की कंसंट्रेशन थी 0, और वो चले, ए डिक्रीज होना शुरू हुआ, बी आपका इंक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है, चलो लिख दो, तो बी आपका इंक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है। तब जब ये दोनों क्या आ जाए, कांस्टेंट आ जाए, जब ये चेंज होना बंद हो जाए, ये तो आपकी कंसंट्रेशन ऑफ बी है, ये आपकी कंसंट्रेशन ऑफ ए है, कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, ए आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट आपका कंज्यूम होगा, ठीक है, बी क्या है प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट आपका बढ़ना शुरू होगा, और जब उनकी दोनों की कंसंट्रेशन क्या आ जाए कांस्टेंट आ जाए, वो चेंज ना हो, उसके बाद नेट चेंज उसमें क्या आ जाए 0 आ जाए, तब हम उसको बोलते हैं कि आपका इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है। अब ये ग्राफ कुछ इस टाइप से भी आ सकता है, ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस टाइप से भी आ सकता है कि ए आपका डिक्रीज होना शुरू हुआ, बी आपका इंक्रीज होना शुरू हुआ, ये जो पॉइंट आएगा इसको हम बोल देंगे इक्वी कंसंट्रेशन पॉइंट। इक्वी कंसंट्रेशन पॉइंट क्या है, जहां पे इन दोनों की ए और बी की कंसंट्रेशन क्या आ गई, इक्वल आ गई, ए और बी की कंसंट्रेशन यहाँ पे इक्वल है, लेकिन यहाँ पे आपको इक्विलिब्रियम नहीं आया। इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा, जब ये दोनों क्या आ जाए, इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट होना शुरू हो जाए, यहाँ पे आपका कहीं जाके इक्विलिब्रियम आया, ठीक है। अब क्या ये हो सकता है कि जो इक्वी कंसंट्रेशन पॉइंट है और जहां पे इक्विलिब्रियम आ रहा है वो एक ही पॉइंट पे आ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि आपका बी इंक्रीज होना शुरू हुआ, ए डिक्रीज होना शुरू हुआ, और जहां पे इनकी कंसंट्रेशन क्या आई थी, सेम आई थी, जहां पे इनका इक्वी कंसंट्रेशन पॉइंट आया था वहीं पे आपका इक्विलिब्रियम आ गया। तो यहाँ पे आपके तीनों केस क्या है, पॉसिबल है, ठीक है, यहाँ पे आपके क्या है, तीनों केस यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलो उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी विल गिव सी प्लस डी, ठीक है। और अगर हमें यहाँ पे इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू रखनी है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहली बात है आपको कंसंट्रेशन के टर्म में भी आ सकता है, प्रेशर के टर्म में भी आ सकता है, दो टाइप के आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अगर मैं कंसंट्रेशन के टर्म में लिखूं, सो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज़ टू पावर देयर कोफिशिएंट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू पावर देयर कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसकी टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म में, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पे जो इनकी कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ सी एट इक्विलिब्रियम रेज़ टू पावर देयर कोफिशिएंट, कंसंट्रेशन ऑफ डी एट इक्विलिब्रियम रेज़ टू पावर देयर कोफिशिएंट, ऐसे ही आपकी रिएक्टेंट की, ठीक है। और अगर मैं इनको प्रेशर केपी की टर्म में लिखना चाहूँ, आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी की टर्म में, प्रेशर की टर्म में भी होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी रेज़ टू पावर देयर कांस्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी रेज़ टू पावर देयर कांस्टेंट कोफिशिएंट,
और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए रेज टू पावर देयर कोफिशिएंट और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। तो ये आ जाएगा आपका केपी। तो आपके दो टाइप के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, एक आपका कंसंट्रेशन के टर्म में होता है, एक आपका किसके प्रेशर के टर्म में होता है। ठीक है, अब इन दोनों में क्या रिलेशन है, इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं अगर, तो हमें पता है PV इज इक्वल टू NRT होता है। ठीक है बात। अब यहाँ पे अगर मैं P लिखूँ, P इज इक्वल टू N/V/RT, और N/V क्या होता है, N/V आपकी कंसंट्रेशन होती है, तो P इज इक्वल टू CRT। तो प्रेशर आपका किसके इक्वल आया, CRT के इक्वल आया। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ, इसकी वैल्यू मैं KP में रखता हूँ, KP में मैंने इसकी वैल्यू रखी, तो ये क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू RT रेज टू द पावर C, कंसंट्रेशन ऑफ D into RT raised to the power D divided by concentration of A into RT raised to the power A, concentration of B into RT raised to the power B। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से, concentration of C concentration of D by concentration of A concentration of B और B, और into आ जाएगा RT raised to the power C plus D माइनस A माइनस B। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा KP इज इक्वल टू KC, ये KC के इक्वल है ना, इंटू RT रेज टू द पावर डेल्टा NG। अब डेल्टा NG क्या है, डेल्टा NG आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेड। तो ये आ जाएगा आपका KP और KC में रिलेशन। ठीक है, सो KP इज इक्वल टू KC इंटू RT रेज टू पावर डेल्टा NG, और डेल्टा NG क्या है, आपके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर आप जो ये नंबर ऑफ मोल्स या जो कंसंट्रेशन ले रहे हो, ये आपकी गैस में होनी चाहिए। अगर ये सॉलिड और लिक्विड में आती है तो सॉलिड और लिक्विड की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, मान लो जैसे मैंने कोई भी आपके रिएक्शन लिखी, ए सॉलिड इट विल गिव B गैस प्लस C गैस। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूँ तो KC किसके इक्वल आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, अब A तो क्या है, सॉलिड की कंसंट्रेशन को हम कांस्टेंट मानते हैं, तो ये हमारा इस साइड आ जाएगा KC इंटू A इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो एक और कांस्टेंट आ गया KC डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ C। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, यहाँ पे जो हमारी गैसियस स्टेट में जो हमारी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दे रखे हैं केवल हम उन्हीं को लेंगे। तो वही बात आ गई यहाँ पे, अगर डेल्टा NG में देखें, डेल्टा NG में जो हमारे कोफिशिएंट होंगे केवल उनके कोफिशिएंट हम लेंगे जो हमारी गैसियस स्टेट में होंगे। ठीक है, जो सॉलिड और लिक्विड में होंगे उनके कोफिशिएंट को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात। हाँ, इसमें एक चीज़ हो रहा है, जो आपका ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, केवल ये किस पे डिपेंड करेगा, केवल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा, ये और किसी भी चीज़ पे ये आपका डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये इतनी बात थी आपकी इक्विलिब्रियम की। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, अलजेब्रिक ऑपरेशन ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हमने कांस्टेंट टेम्परेचर ले लिया। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं, जैसे मान लो हमारा था A गैस इन इक्विलिब्रियम विद B गैस। ठीक है, तो ये था, अगर इसका मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहूँ तो KC क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C, यही आएगा ना। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, रिवर्स कर दूँ, अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया अगर मैंने इसको रिवर्स कर दिया तो ये आ जाएगा B गैस और A गैस। अगर अब मैं इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट KC डैश लिखूँ तो वो क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ पे A आएगा ना, कंसंट्रेशन ऑफ A, तो यहाँ आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B, कुछ इस टाइप से आ जाएगा ना। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 1/KC लिख सकता हूँ ना। ठीक है, तो अगर मैं क्या कर दूं, किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा।
ये रिवर्स करने पे ये इन्वर्स हो जाता है। ठीक है, चलो सेकंड है मेरा। सेकंड, अगर मैंने इस पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया किसी कांस्टेंट वैल्यू से, जैसे कि 2a गैस इट विल गिव 2b गैस। ठीक है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब अगर मैं Kc डैश लिखूं तो Kc डैश मेरा क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B और जो उसका कोफिशिएंट ऑफ पावर में चला जाएगा स्क्वायर डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल है, ये Kc का होल स्क्वायर के इक्वल नहीं है। तो अगर हम किसी चीज़ से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किसी कांस्टेंट से अगर हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसकी क्या चला जाएगा, वो पावर में चला जाएगा। अगर मैं 1/10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो Kc रेज़ टू द पावर 1/10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड, अगर मैं क्या करता हूं, मैं 2-3 रिएक्शन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करता हूं। A विल गिव B, B विल गिव C एंड C विल गिव D। ठीक है, तो मेरे को निकालना अगर A to D, तो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो यहाँ पे इसका Kc क्या होगा, मैं इसको K1 मान लेता हूँ। K1 होगा कंसंट्रेशन ऑफ B बाय कंसंट्रेशन ऑफ C। K2 होगा कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। और K3 क्या होगा, K3 होगा कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ C। ठीक है, और यहाँ इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के वो क्या होगा, K4। K4 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। और ये किसके इक्वल है, अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं, K1 इंटू K2 इंटू K3, वो क्या किसके इक्वल आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B बाय C इंटू C बाय B। यहाँ पे गलत की है ना, तो नहीं वही यहाँ पे A आएगा ना, A। यहाँ पे A आएगा C बाय B और यहाँ पे आ जाएगा D बाय C। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हुआ, तो ये आ जाएगा D बाय A। देखो यही आ गया ना D बाय A, यानी कि K4 किसके इक्वल है, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K3। ठीक है, तो अगर हम सबको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई में चला जाता है। अगर हम इनको करेंगे सब्ट्रैक्ट तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इनको क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवीजन में चला जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है भाई आपका होमोजीनियस रिएक्शन और हेट्रोजीनियस रिएक्शन। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या होती है, मान लो होमोजीनियस रिएक्शन में लिखता हूं कि जिसमें आपके ऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट आर इन सेम फेज। सेम फेज या सेम स्टेट बोल दो, जैसे कि मैंने लिख दिया A गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद B गैस प्लस C गैस, और यहाँ पे जो हमारा कैटलिस्ट है वो भी गैसीय स्टेट में। ठीक है, तो सभी के सभी किस में है, गैसीय स्टेट में है, तो इसको बोल लेंगे हम होमोजीनियस रिएक्शन। ठीक है, और अगर सभी के सभी किस में हो, सेम स्टेट में ना हो, कोई भी अलग हो, जैसे कि मैंने लिख दिया A सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद B गैस प्लस C गैस, या फिर इसको भी अगर मैं गैस लिखूँ, इसको कैटलिस्ट को सॉलिड लिख दूँ। ठीक है, तो इसमें कोई ना कोई सॉलिड लिक्विड गैस हम क्या हो जाएगा, ये अलग अलग फेज में आ जाएंगे। कोई एक भी अगर आपका किसी अलग फेज में या अलग स्टेट में आ जाए तो उसको बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, होमोजीनियस रिएक्शन की। होमोजीनियस रिएक्शन मैंने यही रिएक्शन ले लेता हूं मैं, ये आपका गैस। ठीक है, तो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में बात करूं, इसको मैं किस में ले लेता हूं, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में बात करूं एट T इज इक्वल टू 0, एट T इज इक्वल टू 0, मैंने मान लिया इसके A नंबर ऑफ मोल्स थे,
किसकी मैं बात कर रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में बात कर रहा हूँ। इसके 0 थे, इसके 0 थे, ठीक है। टाइम t इज इक्वल टू टी पे क्या हुआ, इसके a माइनस एक्स हुआ या t इक्विलिब्रियम पे a माइनस एक्स, इसके x बने, इसके x बने, ठीक है। इतनी बात करी तो ये आपके इस पे आ गए इक्विलिब्रियम पे आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स, n लिख देता हूँ, ये मैं नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स NT किसके इक्वल आएंगे, a माइनस एक्स प्लस एक्स, तो वो आपके a प्लस एक्स के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं कंसंट्रेशन की टर्म में बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो वो आपकी शायद कंसंट्रेशन आ जाती है, तो ये आ जाएगी कंसंट्रेशन, ठीक है। वॉल्यूम से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर मैं मोल फ्रैक्शन की टर्म में बात करूं तो ये आ जाएगा a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स, ठीक है। उसके नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ठीक है। ये आ जाएगा x डिवाइड बाई a प्लस एक्स, और ये भी आ जाएगा x डिवाइड बाई a प्लस एक्स, ठीक है। और अगर मैं प्रेशर की टर्म में बात करूं, ठीक है, PT मैंने मान लिया टोटल प्रेशर है, PT मैंने मान लिया टोटल प्रेशर है, ठीक है। तो आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पता है ना, कि जो इसका पार्शियल प्रेशर ऑफ A होगा वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A जो कि है a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स इंटू PT टोटल प्रेशर, ठीक है। ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ B किसके इक्वल होगा, जो इसकी मोल फ्रैक्शन होगी x अपॉन a प्लस एक्स इंटू आ जाएगा टोटल प्रेशर, और इसका ऐसे ही ये आ जाएगा PB, और ऐसे PC किसके इक्वल आएगा, x अपॉन a प्लस एक्स इंटू PT, ठीक है। तो ये आ गया मेरा, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने प्रेशर के टर्म में। अब यहां से मैं KP KC लिख सकता हूं ना, तो मेरे KP KC क्या आएंगे, यहां से मैं अगर KP और KC लिखता हूं तो वो आएंगे, जो आपका KC आएगा कंसंट्रेशन ऑफ B इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। यही आएगा ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x बाई वी इंटू एक्स बाई वी डिवाइड बाय a माइनस एक्स बाई वी, ठीक है। एक v से एक v कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a माइनस एक्स इंटू 1 बाई वी, ठीक है। तो ये मेरा ये आ गया। ऐसे ही अगर मैं क्या निकाल लूँ, मैं KP निकाल लूँ, KP किसके इक्वल आएगा, KP इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ B इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ C इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ A, तो ये किसके इक्वल आएगा, जो इसके x अपॉन a प्लस एक्स इंटू PB इंटू एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू PC डिवाइड बाई a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स इंटू PA, ठीक है। इसी के इक्वल आएगा ना, सॉरी ये PA था ना, ये क्या हो रहा है आज, ये PT था भाई इंटू PT, ये टोटल प्रेशर था ना, ठीक है। एक PT से एक PT कैंसिल हुआ तो ये आ जाएगा, और एक a प्लस एक्स से एक प्लस एक्स कैंसिल हुआ तो एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू PT डिवाइड बाई a प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस टाइप से आ गया, ठीक है। अब यहां से मैं एक और आपका निकालता हूं, यहां से मैं एक और टर्म बोलता हूं Kn, ठीक है। Kn में क्या लिख रहा हूं मैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहा हूं इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो पहली बात ये कोई आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपके दो ही टाइप के हैं, एक आपका है Kc, एक आपका है Kp, ठीक है। मैं Kc और Kp को Kn की टर्म में लिख रहा हूं, थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में, है ना, ठीक है। अगर मेरे को मैं इनको नंबर ऑफ मोल्स की टर्म में अगर लिख पाऊं, ठीक है, तो मैं वो कर रहा हूं। अब Kn क्या आएगा, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट क्या थे, x बाई एक्स इंटू
एक्स डिवाइड बाई ए माइनस एक्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी एक्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एक्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स आ रहा है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स आ रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स, यानी इसको मैं लिख देता हूँ के एन। ठीक है, और वॉल्यूम अगर यहाँ पे मैं डेल्टा एन जी निकालना चाहूँ, डेल्टा एन जी क्या होएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वो कितने थे 1 + 1 2 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट वो था 1, तो उसकी वैल्यू आई 1 है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ के एन इंटू वी रेज टू द पावर माइनस डेल्टा एन जी। तो ये आ गई मेरी के सी की वैल्यू। ठीक है, तो मैंने के सी को के एन की टर्म में लिख दिया। अब मैं ऐसे ही के पी को भी लिख सकता हूँ, ये था आपका के एन। ठीक है, ये प्रेशर ऑफ टी और डिवाइड बाय ए प्लस एक्स। ए प्लस एक्स क्या है, आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स थे, एन टी की वैल्यू क्या थी, ए प्लस एक्स थी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एन टी बाई पी टी रेज टू द पावर माइनस डेल्टा एन जी। ठीक है, तो ये आ जाएगी के पी। तो के पी और के सी की वैल्यू मैंने के एन के टर्म में निकाल दी। ठीक है, तो मेरे पास अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो, मेरे पास अगर टोटल प्रेशर हो और नंबर ऑफ मोल्स से हर एक उसके के एन, मैं के एन निकाल सकता हूँ और वहाँ से मैं के पी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो ये के सी और के पी के आपके दो और नए फॉर्मूले आ गए। ठीक है बात। चलो अब एक छोटी सी चीज़ है, अब हम देखते हैं डेल्टा एन जी। जो ये आपका डेल्टा एन जी है ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है, डेल्टा एन जी स्मॉलर देन 0 भी हो सकता है, और डेल्टा एन जी आपका इक्वल टू 0 भी हो सकता है। डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, डेल्टा एन जी स्मॉलर देन 0 और डेल्टा एन जी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके लिए ग्रेटर देन 0 होने के लिए क्या होगा, ए ऑफ गैस इट विल गिव बी ऑफ गैस प्लस सी ऑफ गैस, जो हमने अभी एग्जांपल लिया था। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या था, यहाँ पे ये था आपका a, यहाँ कुछ नहीं था। टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे क्या था, ये आपका a माइनस एक्स, ये x, ये x। तो यहाँ से एन टी की वैल्यू क्या आ गई थी, a प्लस एक्स आ गई थी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाना चाहूँ, तो यहाँ पे आपके पहले टोटल नंबर ऑफ टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितने थे, a थे, ये आ गया a। ठीक है, उसके बाद वो इक्विलिब्रियम पे क्या थे, a प्लस एक्स थे, यानी कि उनकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। यहाँ पे इनकी वैल्यू इंक्रीज हुई, और जब इनकी वैल्यू a प्लस एक्स आ गई तब आपका क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। समझे इस बात को। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, a थे। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ा, इसके नंबर ऑफ मोल्स आप इक्विलिब्रियम पे देख रहे हो, a प्लस एक्स, उसमें कुछ ना कुछ x अमाउंट ऐड हो गया, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड होना शुरू हुआ, और फिर आपका जब वो कांस्टेंट हो गए a प्लस एक्स, x आपका कांस्टेंट हो जाएगा ना इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, तब आपका इक्विलिब्रियम आ गया। सिमिलरली इसके लिए, ठीक है, इसके लिए देखते हैं, इसके लिए क्या होगा। इसके लिए मैं अगर रिएक्शन लिखूं a ऑफ गैस प्लस b ऑफ गैस इट विल गिव c ऑफ गैस। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 पे क्या था, ये मैंने a मान लिया, ये भी a, ठीक है, और ये कुछ नहीं था। टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे ये क्या हुआ, a माइनस एक्स, ये a माइनस एक्स और ये x। तो nt की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ, nt मेरा कितना था, nt की वैल्यू मेरी यहाँ से आएगी, ये था 2a माइनस एक्स। ठीक है, 2a माइनस एक्स आ गई मेरी। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, तो इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या था, ये 2 मोल्स थे। ठीक है, तो 2 मोल्स थे, तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू थी 2a, ये थी 2a। ठीक है, 2a से उसके बाद 2a माइनस एक्स हुआ इक्विलिब्रियम पे, यानी इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ डिक्रीज हुई, तो यहाँ से डिक्रीज हुई और उसके बाद ये कांस्टेंट होगी, जहाँ पे ये डिक्रीज आया ये आ गया आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये क्या हुआ, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कितने थे, 2a मोल्स थे।
ठीक है। उसके बाद जैसे इक्विलिब्रियम आना शुरू हुआ, ये कुछ कंज्यूम हुआ, प्रोडक्ट सी बनना कुछ शुरू हुआ, और यहाँ पे क्या था, टोटल नंबर ऑफ मोल्स में अगर देखो 2a माइनस एक्स आ रहा है, यानी इनिशियली जो 2a थे इक्विलिब्रियम पे, उसमें से x अमाउंट आपका माइनस हो रहा है, यानी ये डिक्रीज होना शुरू हुआ, और एक पॉइंट पे जब वो इक्विलिब्रियम आ गया तब इसकी वैल्यू 2a माइनस एक्स क्या होगी, कॉन्स्टेंट होगी। ठीक है। और डेल्टा एन जी जहां 0, जैसे A ऑफ गैस इट विल गिव B ऑफ गैस। ठीक है। तो यहाँ क्या था, t इज इक्वल टू 0 पे ये a था, ये कुछ नहीं था, t इज इक्वल टू t पे ये a माइनस एक्स हुआ, ये x हुआ, तो nt की अगर वैल्यू निकाल ले तो a माइनस एक्स प्लस एक्स वो भी a ही आएगी। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स n की वैल्यू आपके टाइम के साथ कांस्टेंट a ही रही है। यहाँ पे आप ग्राफ से नहीं बता सकते कि आपका इक्विलिब्रियम कब आया होगा। ठीक है। तो ये थोड़ी सिंपल सी बात थी। सेम आपका, अब जैसे आपके नंबर ऑफ मोल्स चलते हैं वैसे आपका प्रेशर चलता है ना। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उतना प्रेशर होता है, जितने कम नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उतना कम प्रेशर होता है। तो n की जगह आप P लगा के, तो सेम इसी तरीके से डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन 0 है तब आपका प्रेशर के साथ ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, जब डेल्टा एन जी की वैल्यू स्मॉलर देन 0 है तब आपका प्रेशर के साथ ग्राफ इस टाइप से आएगा, जब आपका एन जी की वैल्यू 0 है तब आपका प्रेशर के साथ ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है। ये तो थी होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस रिएक्शन की बात। अब देखते हैं हम हेट्रोजीनियस रिएक्शन। हेट्रोजीनियस रिएक्शन में क्या था, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, ए सॉलिड इट विल गिव बी गैस प्लस सी गैस। ठीक है। अब फॉर्मूले सारे सेम रहेंगे, कौन से फॉर्मूले सेम रहेंगे, जैसे कि मेरा आया था के सी इज इक्वल टू के एन इंटू वी रेज टू द पावर माइनस डेल्टा एन जी। ठीक है। और के पी इज इक्वल टू के एन इंटू एन टी बाई पी टी रेज टू द पावर माइनस डेल्टा एन जी। ठीक है। ये फॉर्मूले आपके हैं दोनों सेम, केवल आपका ग्राफ में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। ग्राफ में डिफरेंस किस करके आएगा, यहां पे क्या था, अब यहां पे ये आ रहा है सॉलिड आ रहा है। हम मानते हैं कि जो सॉलिड के हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, जो सॉलिड का हमने अमाउंट लिया, हमारी कंसंट्रेशन लिया, उसको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। तो t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है, इसका कुछ भी था लेकिन हम कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो इसको हमने कुछ नहीं मान लिया। ठीक है। तो ये थे नहीं, लेकिन t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे यहाँ से कुछ भी कम हुआ हो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ आपका x अमाउंट बढ़ना होगा। ठीक है। x अमाउंट बढ़ना होगा ना, तो nt की वैल्यू क्या आई, 2x आई। यहां से अगर मैं ग्राफ देखूं n और t के बीच में, तो यहां से मैं इसको 0 से स्टार्ट करूंगा, और जब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी, यहाँ पे ये क्या होगा, कांस्टेंट आ गया, और यहाँ पे आपका क्या आया, इक्विलिब्रियम आया। ठीक है। तो इसका ग्राफ बस कुछ इस टाइप से आएगा हेट्रोजीनियस का। ठीक है। फॉर्मूले सारे सेम है, फॉर्मूले मैंने आपको करा दिए, वही फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ली चैटलर प्रिंसिपल। ली चैटलर प्रिंसिपल क्या बोलता है, ली चैटलर प्रिंसिपल बोलता है कि इक्विलिब्रियम है ना, वो अपने आप में स्टेबल है। ठीक है। इक्विलिब्रियम अपने आप में स्टेबल है। अगर उसको आप कुछ भी चेंज करने की कोशिश करोगे, उसमें आप कुछ भी चेंज करने की कोशिश करोगे, तो वो उस चेंज को अपोज करेगा। ठीक है। उस चेंज को अपोज करेगा और उस चेंज को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो ये क्या बोलता है, अगर कोई भी रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में, आपने उसमें क्या किया, कुछ भी चेंज किया, हल्का फुल्का कुछ भी आपने उसमें चेंज करना चाहा, तो इक्विलिब्रियम उसका अपोज करेगा और आपके चेंज को मिनिमम करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं, अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज कर रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन ले ली, ए ऑफ गैस प्लस बी गैस इट विल गिव सी गैस प्लस डी गैस। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या था, ये इक्विलिब्रियम में था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की वैल्यू क्या आएगी, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी।
ठीक है, तो ये थी आपकी Kc की वैल्यू। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो A था इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, A की कंसंट्रेशन को क्या किया मैंने, इंक्रीज कर दिया। अगर मैं A की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करूंगा तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, मेरा जो एक्शन है उसको अपोज करेगा, यानी कि वो क्या करेगा, इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, इसकी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने। अब इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कहाँ हो रही है, जहां ये A क्या होगा, A अगर कंज्यूम और होगा ना जहां पे, वहां इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अगर A कंज्यूम और होगा तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाया, इक्विलिब्रियम ने मेरे एक्शन को अपोज किया, उसने इसकी कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश की। कम वो कहाँ करेगा, कम अगर वो इसको कंज्यूम करे तो वो इसकी कंसंट्रेशन को कम कर सकता है। और कंज्यूम कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन में। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर हम जाए तो A आपका क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, यानी कि आपका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब अगर मैंने क्या किया, मैंने C की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया। ठीक है, मैंने C की कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कहां बढ़ेगी, जहां ये क्या हो रहा होगा, प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, जिस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा होगा वहां इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और ये किस में हो रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहा है ना ये, तो इक्विलिब्रियम आपको फॉरवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। अगर अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैंने इसकी कंसंट्रेशन B की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। B की कंसंट्रेशन को मैंने डिक्रीज किया, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहेगा। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहेगा, जहां ये प्रोड्यूस हो रहा होगा वहां इसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। तो ये किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है, जब आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाए, बैकवर्ड में आपका B प्रोड्यूस हो रहा है, तब आपका इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यही पता होना चाहिए कि अगर कंसंट्रेशन में कहाँ क्या चेंज करने से आपका इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये था आपका चेंज इन कंसंट्रेशन। सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर, ठीक है। अब प्रेशर में अगर मैं चेंज करता हूं, प्रेशर हमारा क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, वॉल्यूम होता है। अब अगर मैंने क्या किया, मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, प्रेशर इंक्रीज हुआ होगा यानी वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। वॉल्यूम डिक्रीज होगा यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होंगे। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। यानी कि आपने एक हिसाब से नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, वैसे नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं हुए, लेकिन इस हिसाब से अगर देखें, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वॉल्यूम। आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, प्रेशर को इंक्रीज करने से क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम आपके इंक्रीज हो गए, क्योंकि वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। तो वो अगर आपके इंक्रीज हुए तो इक्विलिब्रियम आपका उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां वो उस नंबर ऑफ मोल्स को कम कर सके। ठीक है, जहां उस नंबर ऑफ मोल्स को कम कर सके तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इक्विलिब्रियम विल go in that direction where number of moles are less। ठीक है, जहां पे आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, लेस हो। जैसे मैंने रिएक्शन लिखी, A गैस इट विल गिव B गैस प्लस C गैस। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपके रिएक्टेंट साइड कम है, तो वो आपकी प्रेशर इंक्रीज करने से जो आपका इक्विलिब्रियम होगा वो बैकवर्ड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। अगर मैंने प्रेशर को डिक्रीज किया, प्रेशर डिक्रीज करने से क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा।
ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, नहीं वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, ये नीचे वाली वैल्यू इंक्रीज हुई तो ओवरऑल n बाई वी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। इक्विलिब्रियम नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। नंबर ऑफ मोल्स को इंक्रीज करने के लिए उसको कहाँ जाना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन where number of moles are more। ठीक है, उसको क्या करना है, n बाई वी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, उसको n बाई वी को बढ़ाना है। n बाई वी कब बढ़ेगा, ठीक है, या तो वॉल्यूम को कम कर दो, लेकिन वॉल्यूम तुम्हारा इंक्रीज हो रहा है, तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन बचा n को बढ़ा दो, तो वो n को बढ़ा रहा है। ठीक है, n को बढ़ा रहा है यानी कि वो किस साइड, यहाँ पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, सिंपल n बाई वी के टर्म में याद रखो कि अगर प्रेशर उसने डिक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, फुल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो n बाई वी की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई। n बाई वी की वैल्यू डिक्रीज हुई, इक्विलिब्रियम n बाई वी की वैल्यू को इंक्रीज करना चाहेगा, इंक्रीज करेगा तो उसके पास v तो वो चेंज कर नहीं सकता, तो वो n को इंक्रीज करेगा, n को इंक्रीज करेगा तो वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पे आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका प्रेशर का इफेक्ट। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तीसरा देखते हैं, थर्ड हमारा टेम्परेचर। कि टेम्परेचर को चेंज करने से हमारा क्या इफेक्ट आएगा। अब जो टेम्परेचर है इसमें आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, एक होती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक होती है आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू होती है पॉजिटिव और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू होती है नेगेटिव। ठीक है, मैं इनको कैसे लिखता हूं, मैं इनको लिखता हूं कि एंडोथर्मिक में आपको हीट देनी पड़ती है, तो हीट प्लस रिएक्टेंट इट विल गिव प्रोडक्ट। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा एच नेगेटिव है यानी कि हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, जब भी सिस्टम कोई काम करता है, थर्मो में भी हम देखेंगे, हमने देखा भी होगा पहले नेट वाले में मैंने बताया होगा आपको कि अगर सिस्टम कोई भी काम करेगा तो उसको हम नेगेटिव लेके चलते हैं, यानी कि सिस्टम ने हीट रिलीज करी होगी ना, तभी तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आई है ना। तो इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट विल गिव प्रोडक्ट प्लस हीट, यानी सिस्टम ने हीट क्या किया, लिबरेट की। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप से आ गया। अब यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करता हूं, मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, मैंने जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया इक्विलिब्रियम क्या करेगा, एक हिसाब से मैंने हीट दी है ना, एक हिसाब से मैंने हीट दी, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उस टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इक्विलिब्रियम उस टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को डिक्रीज कब कर सकता है, अगर उसके पास जो हीट है उसको वो कंज्यूम कर ले। ठीक है, मान लो मैं इस रूम में खड़ा हूं, ठीक है, मेरे पास कोई ऐसी शक्ति आ जाए कि मैं यहाँ की हीट को खींच सकूं, ठीक है, कंज्यूम कर सकूं, तो यहाँ से मैंने इसकी हीट को क्या कर लिया, ले लिया, तो क्या हो जाएगा, अगर मैंने सारी हीट ले ली तो टेम्परेचर डाउन चले जाएगा ना, कूलिंग हो जाएगी यहाँ पे, वही बात है ना, कूलिंग हो जाएगी यहाँ पे। तो वही चीज है, इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर डिक्रीज करना है, इक्विलिब्रियम को टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो वो क्या करेगा, हीट को कंज्यूम करेगा। ठीक है, हीट को कंज्यूम करेगा, हीट को कंज्यूम करने से क्या होगा, हीट कंज्यूम हो जाएगी, सारी हीट वो कंज्यूम कर देगा, जो टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली आपका डाउन चला जाएगा। ठीक है, तो कर दिया उसने उसको उल्टा। अब हीट कंज्यूम किस स्टेप में हो रही है, हीट कंज्यूम अगर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो हीट को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अगर यहाँ से बैकवर्ड देखें, ये आपका इक्विलिब्रियम है, यहाँ से बैकवर्ड देखें, बैकवर्ड में तो हीट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन फॉरवर्ड में हीट क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है, तो आपकी रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है,
वहीं अगर मैंने क्या किया, मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया, मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर को इंक्रीज करने की सोचेगा। इंक्रीज कैसे करेगा, अगर वो हीट दे, हीट लिबरेट करे, अगर वो हीट, जैसे हीटर होते हैं क्या करते हैं, हीटर होते हैं वो हीट देते हैं, हीट छोड़ते रहते हैं। अगर एक रूम में आप हीटर रख दो तो वहां का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है क्योंकि वो हीट देता है ना। तो अगर ये हीट लिबरेट करे तो क्या कर देगा, ये टेम्परेचर को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। हीट लिबरेट आपकी किस उसमें हो रही है, हीट लिबरेट आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, हीट लिबरेट आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो आपकी रिएक्शन किस साइड, बैकवर्ड साइड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, सेम अब यहाँ पे है, यहाँ पे भी क्या है, इक्विलिब्रियम है ये। अब यहाँ पे इसका उल्टा हो जाएगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया सेम वही बात, इक्विलिब्रियम डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, इक्विलिब्रियम डिक्रीज करने की कोशिश करेगा तो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम आपका हीट को कंज्यूम करेगा। अब कंज्यूम आपकी किस, जैसे ही हीट कंज्यूम होगी तो टेम्परेचर आपका ऑटोमेटिकली डाउन चला जाएगा। अब यहाँ किस स्टेप में कंज्यूम हो रही है, बैकवर्ड में कंज्यूम हो रही है अब यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे ये फॉरवर्ड जा रहा था, ये टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, ऐसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो ये वाला कैसा आ जाएगा, सेम टेम्परेचर डिक्रीज, हीट लिबरेट करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे हीट लिबरेट किस स्टेप में हो रही है, फॉरवर्ड में हो रही है, तो यहाँ से वो फॉरवर्ड में जाएगा। ठीक है ना, तो ये था आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हमने कंसंट्रेशन कर दिया, प्रेशर कर दिया, टेम्परेचर कर दिया। ठीक है, अब कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं आता भाई, ये चीज़ याद रख लो, कैटलिस्ट का नो इफेक्ट। ठीक है, चलो उसके बाद अगला आपका चौथा मान लो, पांचवा मान लो, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, अगर हमने इनर्ट गैस को ऐड कर दिया कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो हमें पता है जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, nRT/V। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी रिएक्शन थी A ऑफ गैस, इट विल गिव B ऑफ गैस प्लस C ऑफ गैस। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पार्शियल प्रेशर ऑफ A था, इनका कुछ नहीं था, और टाइम t इज इक्वल टू t पे इसका कुछ डिक्रीज हुआ, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ B आया, पार्शियल प्रेशर ऑफ C आया, या फिर इसका प्रेशर ऑफ A, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ A, यहाँ पे प्योर था ना, प्योर का तो ए का ही प्रेशर आएगा बस। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए था, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी था, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी था, और यहाँ से अगर मैं केपी की वैल्यू रखूँ तो केपी क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ सी डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। ठीक है, यही आ जाएगा केपी। अब यहाँ से एक चीज़ बताओ, टेम्परेचर तो हम कॉन्स्टेंट वैसे लेके चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ही चेंज कर देंगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज ही हो जाएगा, एक ही चीज पर डिपेंड करता है वो टेम्परेचर पे, है ना। तो टेम्परेचर वैसे कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, आर कांस्टेंट है ही है, आर तो कांस्टेंट ही होता है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, वॉल्यूम को और कांस्टेंट ले लिया तो ये सारी चीज क्या होगी, सारी चीज आ गई कांस्टेंट। एन आपका एन चेंज हो रहा है ना, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहा है, बस यहां से यहां जा रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, इसको कांस्टेंट नहीं बोलते। चलो, प्रेशर था वो एन आर टी बाई वी, तो आर टी बाई वी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया कि आपके नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं, है ना। तो यहां से क्या आ गया, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए था इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स भी उसके कांस्टेंट हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट हो जाएंगे, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। इक्विलिब्रियम पे ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट चली जाएगी, तो वो कांस्टेंट रहेगा। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे इनर्ट गैस ऐड करते हो, पार्शियल प्रेशर पे तो कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम लिया हुआ है आपने,
जब पार्शियल प्रेशर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा तो Kp पे क्यों ही इफेक्ट आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। यहाँ पे आपका कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा इनर्ट गैस को अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करो, ठीक है। उसके बाद सेकंड केस आपका आता है, हाँ यहाँ पे आपको एक चीज और समझने की जरूरत है, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट क्या होता है, इसको हम Q से डिनोट करते हैं। जैसे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रखते हैं ना, ये आ गया मेरा A गैस B गैस प्लस C गैस। इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे क्या था, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये आपका था A, यहाँ पे कुछ नहीं था। टाइम t इज इक्वल टू t पे ये था a माइनस एक्स, ये था x और ये था x। और यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे ये था a माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, ये था x इक्विलिब्रियम और ये था x इक्विलिब्रियम, है ना। तो यहाँ से अगर मैं k इक्विलिब्रियम की वैल्यू लिखना चाहूँ तो k इक्विलिब्रियम क्या आएगा मेरा, कंसंट्रेशन ऑफ B यानी कि x इक्विलिब्रियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू x इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू A माइनस x इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो k इक्विलिब्रियम की वैल्यू ये आएगी। लेकिन अगर मैं रिएक्शन कोशेंट Q लिखना चाहूँ तो उसकी वैल्यू आएगी कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t, ठीक है। जरूरी नहीं है वो इक्विलिब्रियम का ही टाइम हो, t इक्विलिब्रियम ना हो, किसी भी टाइम पे अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये लिखूं रिएक्शन कोशेंट तो ये आएगा x इंटू एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स, ठीक है। तो ये होता है आपका रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर आपका रिएक्शन कोशेंट Q ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम है, ठीक है, रिएक्शन कोशेंट क्या है, ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तो इसके पास जाने की कोशिश करेगा, है ना। ये क्या होगा, ये Q K के इक्वल होने की कोशिश करेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम पे वो क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है। इक्विलिब्रियम पे इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, वो स्टेबल हो रहा है। तो Q तो K के पास जाने की कोशिश करेगा, इसका मतलब Q को अपनी वैल्यू क्या करनी, कुछ डिक्रीज करने की जरूरत है। Q की वैल्यू डिक्रीज कब होगी, या तो x की वैल्यू डिक्रीज हो जो a माइनस एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जो। Q की वैल्यू डिक्रीज तब होगी x अगर डिक्रीज हो जाए और a माइनस एक्स अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक है। ये कब हो रहा है, अगर मैं रिएक्शन को क्या कर दूं, अगर मैं रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कर दूं, रिएक्शन को मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करूंगा तो x की वैल्यू डिक्रीज करेगी, a माइनस एक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो अगर Q ग्रेटर देन K इक्विलिब्रियम है तो रिएक्शन आपके बैकवर्ड में शिफ्ट होगी, है ना। उसके बाद अगर मेरा Q स्मॉलर देन K इक्विलिब्रियम है तो ये इसके पास जाने की कोशिश करेगा, यानी Q अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहेगा। Q की वैल्यू कब बढ़ेगी, अगर या तो x की वैल्यू क्या कर जाए, बढ़ जाए, और a माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, a माइनस एक्स की वैल्यू कम हो जाए। ऐसा कब होगा, जब आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए, ठीक है। तो ये आपके दो केस थे, है ना। अब देखते हैं हमारा तीसरा केस, जो यहाँ का लास्ट केस है ली चार्टर प्रिंसिपल का। एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर आपका प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट रखा है आपने, ठीक है, प्रेशर क्या रखा है, प्रेशर कांस्टेंट रखा है। जैसे कि मैंने रिएक्शन ले ली, ए गैस बी गैस प्लस सी गैस, ठीक है। मैंने मान लिया कि इक्विलिब्रियम पे क्या था, ये भी 2 एटमॉस्फेयर लगा रहा था इक्विलिब्रियम पे, इसका 1 एटमॉस्फेयर आ रहा था, इसका 2 एटमॉस्फेयर आ रहा था और इसका 3 एटमॉस्फेयर आ रहा था।
ठीक है, तो यहाँ से मेरा के इक्विलिब्रियम क्या था, के इक्विलिब्रियम था मेरा 2 × 3/1, तो ये था मेरा 6। ठीक है, ये था मेरा क्या 6। लेकिन अगर मैंने इनर्ट गैस ऐड कर दी, इनर्ट गैस मैंने ऐड की जिसका प्रेशर कितना है 3 atm, उसका प्रेशर कितना है 3 atm है। अब इसका प्रेशर 3 atm हो गया, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम को अपने आप को इस हिसाब से शिफ्ट करना पड़ेगा कि उसका प्रेशर भी 3 atm, क्योंकि ओवरऑल हमारा 6 atm ही रहना चाहिए ना, ओवरऑल हमारा 6 atm रहना चाहिए, क्योंकि हमने कांस्टेंट प्रेशर बोला है। 3 atm तो हमारा इनर्ट गैस का आ गया, तो इन तीनों का मिला के इक्विलिब्रियम पे क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए, इन तीनों का क्या आना चाहिए 3 आना चाहिए। तो यहां से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 6 है, और पीटी की वैल्यू 3 और 2 5 और 1 6 atm। ठीक है, पीटी 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, पीटी की वैल्यू क्या है 6 atm। ठीक है, अब 6 atm तो इसकी है, 3 atm हमारा इनर्ट गैस का आ गया, तो इसका कितना आना चाहिए, इसका मैं मान लेता हूँ 1 atm इसका है, 1 atm इसका है, और 1 atm इसका है। तो ओवरऑल इसका पीटी क्या आ गया, पीटी आ गया 3 atm यहाँ से आया, प्लस 3 atm आपका इनर्ट गैस का, ओवरऑल 6 atm आ गया। ठीक है, ओवरऑल क्या आ गया 6 atm। तो यहाँ से अगर मैं रिएक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू निकालूं, वो क्या आएगी 1 × 1/1, तो 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आपकी Q की वैल्यू क्या आ रही है, स्मॉलर देन के इक्विलिब्रियम आ रही है। Q की वैल्यू अगर स्मॉलर देन के इक्विलिब्रियम आ रही है, तो यहाँ से क्या करेगा, Q के पास जाने की कोशिश करेगा, तो Q अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहेगा। Q की वैल्यू कब बढ़ेगी, अगर ये कहाँ जाए, ये आपकी इसकी वैल्यू बढ़े और इसकी वैल्यू कम हो, ये आपकी फॉरवर्ड में जाए। कहाँ जाए, अगर ये आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए तब इसका। तो यानी कि अगर हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो आपका आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, लोअरिंग इन प्रेशर का केस हो जाता है। लोअरिंग इन प्रेशर का जो केस था वो हो जाता है। अगर हम इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करें तो वो केस आपका लोअरिंग इन प्रेशर का केस के जैसा सिमिलर हो जाता है, उसके जैसा। क्यों, लोअरिंग इन प्रेशर में क्या था, अगर हम प्रेशर को लोअर करें तो इक्विलिब्रियम उस साइड शिफ्ट होता था जहां आपके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। ठीक है, तो सेम केस यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपका एक हिसाब से प्रेशर कम हुआ है, 3 से 1 हो गया, 2 से 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका इक्विलिब्रियम वहां शिफ्ट होगा जहां आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में थे, तो यहाँ पे आपका कहाँ शिफ्ट हो गया, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये था आपका टोटल ली चैटले प्रिंसिपल। ठीक है भाई, इतना हो गया। चलो, थर्मोडायनेमिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का हम थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है डेल्टा जी, हमें पता सबको क्या होती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नोट प्लस RT ln Q। ठीक है, Q आप क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है। ठीक है, डेल्टा जी नोट आपकी क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल्टा जी की वैल्यू है। ठीक है, जो आपका डेल्टा जी होता है ना, डेल्टा जी आपका पॉजिटिव होता है किसके लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। ठीक है, और डेल्टा जी आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है किसके लिए, स्पॉन्टेनियस के लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, और डेल्टा जी आपका 0 होता है किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे, डेल्टा जी आपका 0 होता है इक्विलिब्रियम। अगर डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पे 0 रखें तो यहाँ से डेल्टा जी नोट क्या आएगा, डेल्टा जी नोट आएगा, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -RT ln K इक्विलिब्रियम। ठीक है, रिएक्शन कोएफिशिएंट की जगह के इक्विलिब्रियम आ जाएगा ना। ठीक है, तो ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, इस पे आपके काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रो में भी करा देते हैं। उसके बाद एक हमारा होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है ना। तो डेल्टा जी की अगर मैं वैल्यू रखूँ तो ये आ जाएगा -RT ln K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। इसको डिवाइड करते हैं तो ln K
इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा ये माइनस ऑफ डेल्टा एच बाई आर टी, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा प्लस डेल्टा एस बाई आर, यही आ जाएगा ना। और अगर हमें क्या कर दिया, हमें दो टेम्परेचर, एक T1 टेम्परेचर, एक T2 पे एक K1 दे दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एक K2 दे दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इनकी वैल्यू दो इक्वेशन आ जाएगी आपकी, दो इक्वेशन आ जाएगी, उनको हम माइनस करेंगे तो यहाँ से एक हमारी इक्वेशन आ जाएगी ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू ln K2 बाई K1, ये आपका यहाँ से माइनस होगा, ये आ जाएगा डेल्टा एच बाई आर 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है, माइनस करके यही आएगा, है ना, देख लेना एक बार। तो हाँ माइनस करेंगे, माइनस बाहर था, ठीक है, अंदर आ जाएगा। तो ये आपके क्या आ जाएगी, ये आपकी एक और इक्वेशन है, ठीक है। आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक T1 टेम्परेचर, क्योंकि आपका जो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब एक T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये है, T2 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, बताओ इनके डेल्टा, इसकी रिएक्शन की डेल्टा एच क्या होगी, है। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है बात। चलो इतना, हाँ इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आपका वेपर डेंसिटी। अब वेपर डेंसिटी क्या है, वेपर डेंसिटी है डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू, वेपर डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू, ये है आपकी डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपकी किसके इक्वल होते हैं, जो आपकी वेपर डेंसिटी होती है वो होती है जो मोलिकुलर मास हो गया आपके सबस्टेंस का डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये होती है आपकी वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी और डेंसिटी में क्या रिलेशन है, हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है। n को मैं क्या लिख सकता हूँ, PV इज इक्वल टू n गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास इंटू R इंटू T। इसको m को इधर ले आओ, v को उधर ले जाओ, PM इज इक्वल टू m बाई VRT। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा आपकी डेंसिटी। तो P इंटू m इज इक्वल टू DRT, है ना, ये आ गई डेंसिटी। अब m का रिलेशन है वेपर डेंसिटी के साथ है, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी आपका m आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2P इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू DRT। डेंसिटी और वेपर डेंसिटी में आपका ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। एक ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं था, इसमें बस वेपर डेंसिटी में आपका इतना ही था, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या खत्म होता है, यहाँ पे आपका केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फेज इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो शुरू करते हैं हमारा फेज। तो सबसे पहले फेज क्या है, ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फेज। फेज क्या होते हैं, फेज कुछ नहीं, इसको अपने सिंपल सी भाषा में समझे ना, कि आप कोई एक सिस्टम देख रहे हो, उस सिस्टम में आपको अलग अलग कितनी चीज़ें दिख रही है और उनको आप किन किन को आप अलग कर सकते हो, वो आपके सारे के सारे वो आपके फेज है, ठीक है। फिजिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ठीक है, और सेपरेबल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने एक गिलास लिया, ठीक है, यहाँ मेरे को कितने वो बताना है कि इसमें कितने फेज है, ठीक है। ये गिलास है, इसके अंदर पानी है, पानी में कुछ मार्बल्स पड़े हैं, और यहाँ पे कुछ ये गैस बाहर जा रही है, तो यहाँ पे मेरे को फेज बताने हैं, फेज हमारे कितने हैं, ठीक है। अब अलग अलग मेरे को मार्बल्स दिख रहे हैं, ठीक है, मार्बल्स को मैं अलग भी कर सकता हूँ, तो एक फेज तो मार्बल को हो गया। उसके बाद पानी है, ठीक है, पानी को भी मेरे को दिख भी रहा है, मैं अलग भी कर सकता हूँ, ठीक है, एक फेज पानी का हो गया, ठीक है। उसके बाद गैस है, गैस लिक्विड सॉलिड से तो अलग है ना, ठीक है, गैस जा रही है, लिक्विड सॉलिड से तो अलग है, तो ठीक है, एक फेज अपना गैस को हो गया, ठीक है। और उसके बाद गिलास है, सॉलिड है, ठीक है, एक सॉलिड का, ठीक है, फेज आ गया हमारा मार्बल्स का, लेकिन मार्बल्स और सॉलिड गिलास को हम अलग अलग कर सकते हैं ना, तो एक गिलास भी तो है, तो एक वो आ गया, तो हमारे टोटल यहाँ पे 4 फेज आ गए, ठीक है। फिजिकली डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, ठीक है, और सेपरेबल होनी चाहिए, वो सब आपके क्या होते हैं, फेज होते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो मिक्स हो कंप्लीटली,
हम उसको अलग ही नहीं कर सकते या हम डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते उसमें अलग अलग, तो उस टाइम वो क्या हो जाएगा, उस टाइम उनका एक ही फेज हो जाएगा। जैसे कि हाँ, ये सारे केसेस आ जाते हैं आपके। तो जितनी भी गैसेस होगी आपकी, मान लो आपकी गैसेस है, आप गैसेस को आप अलग अलग ऐसे थोड़ी कर सकते हो। आपने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया, ठीक है, तो आप अलग अलग बता सकते हो कहाँ नाइट्रोजन है कहाँ ऑक्सीजन, नहीं बता सकते ना। तो उन सब का जितनी भी गैसेस होगी उनको हम एक फेज लेके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, किसी भी चीज का एक्वस सॉल्यूशन हो, वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं ना, जितने भी कंप्लीटली मिक्स होंगी चीजें उनको हम एक ही फेज लेकर चलेंगे, तो यहाँ भी एक फेज आएगा, ठीक है। उसके बाद दो पोलर और दो नॉन पोलर मिक्सचर हो गए। अब पोलर पोलर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, यानी कंप्लीटली मिसिबल है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, एक ही फेज लेके चलेंगे। दो पोलर का सॉल्यूशन हुआ या फिर दो नॉन पोलर का सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, उनको हम एक ही फेज लेके चले। उसके बाद पोलर प्लस नॉन पोलर, अब पोलर और नॉन पोलर आपस में मिक्स नहीं होते, तो दोनों अलग अलग है, उनको हम अलग भी कर सकते हैं, तो इनको हम दो फेज लेके चलेंगे, ठीक है। आफ्टर सैचुरेशन, हाँ, जैसे आप क्या कर रहे हो, आपने पानी लिया, ठीक है, उसमें आप शुगर मिक्स कर रहे हो या फिर नमक मिक्स कर रहे हो, तो एक टाइम तक तो वो कंप्लीटली मिक्स होता रहेगा उसमें, लेकिन सैचुरेशन आएगी ना, सैचुरेशन के बाद वो उसमें मिक्स होना बंद हो जाएगा। तो उसमें आप इजीली आप देख सकते हो कि पानी आपको अलग दिखेगा, नमक उसमें नीचे पड़ा हुआ अलग दिखेगा, ठीक है। तो वो दो फेज हम उनको अलग अलग कर सकते हैं ना उस टाइम। सैचुरेशन आने के बाद हमें अलग अलग दिखेंगे वो, तो वहां पे क्या आएंगे, वहां पे हमारे दो फेज आ जाएंगे, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सॉलिड, अब यहीं पे जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, मार्बल भी सॉलिड थे, गिलास भी सॉलिड था, ठीक है, दोनों को हम अलग अलग भी कर सकते हो। तो जितने भी आपके सॉलिड आएंगे ना, तो वो आपका फेज होंगे नंबर ऑफ सॉलिड के इक्वल। जैसे आपने 4 सॉलिड ले लिया तो वहां पे 4 फेज होंगे, ठीक है बात। तो उसके बाद एलोट्रोपिक मिक्सचर हो गए, जितने भी आपके एलोट्रोपिक मिक्सचर हो गए, एलोट्रोपिक यानी कि जैसे कि ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, उनको आप अलग अलग लेकर चलोगे, जितने भी उनका नंबर होगा उतने ही आपके क्या होंगे, फेज होंगे वहां पे। उसके बाद एन एलॉय इज ऑलवेज अ होमोजीनियस, जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा, एलॉय आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, तो उनको आप एक ही फेज लेके चलोगे। जैसे कि ब्रास हो गया, जिंक और कॉपर का मिक्सचर होता है, तो वहां पे उसको हम एक ही फेज लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये थे आपका फेज, कि फेज को कैसे बताना है, ठीक है। फेज आगे, उसके बाद हमारे आ जाते हैं कुछ कंपोनेंट। फेज के बाद आते हैं कंपोनेंट। अब कंपोनेंट क्या होते हैं, कंपोनेंट आपके होते हैं, इसको सबसे पहले बात हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो हमारे कंपोनेंट होते हैं ना, जितने हमारे फेज है, उन फेज को हर एक को डिफाइन करने के लिए अलग अलग स्पीसीज चाहिए ना, ठीक है। उन सभी फेज को डिफाइन करने के लिए जितनी हमारी स्पीसीज रिक्वायर्ड है, वो सभी हमारी क्या होती है, वो हमारी कंपोनेंट में होती है, ठीक है। जो हमारे पास स्पीसीज मतलब कुछ मोलिकुलर स्पीसीज होंगी ना, जितनी मिनिमम नंबर ऑफ मोलिकुलर स्पीसीज आपकी सारे के सारे फेज को डिफाइन कर दे, वो आपकी क्या आएंगी, वो आपके कंपोनेंट के इक्वल आएंगे, ठीक है। तो जो आपका कंपोनेंट होता है उसको हम S-R बोलते हैं, ठीक है। S तो हो गया आपकी जितनी नंबर ऑफ स्पीसीज होगी, और R होती है आपकी रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। जितनी रिस्ट्रिक्शन होगी वो आपकी R होगी। जैसे कि आपका चार्ज, ठीक है, अगर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये एक कंडीशन है ना, तो एक माइनस हो जाएगा यहाँ से। इक्विलिब्रियम, ठीक है, अगर आपका इक्विलिब्रियम आ रहा है, इक्विलिब्रियम के नाम का कोई भी एक माइनस हो जाएगा, ठीक है। या फिर आपने कुछ चीज को कांस्टेंट ले लिया, तो जितनी चीजों को आप कांस्टेंट लोगे वो आप यहाँ से माइनस करोगे। जैसे कि हमारा बिल्कुल बेसिक सा ये एग्जांपल है, आइस इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स, ठीक है। यहाँ पर मेरे को कंपोनेंट बताने हैं। अब मेरे पास 3 स्पीसीज है, आइस, वाटर और वेपर, तो 3 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2 इक्विलिब्रियम आ गए, एक ये, तो 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारा एक कंपोनेंट है H2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, एक ही कंपोनेंट है। तो इस टाइप से हमें क्या देखना है, हमें कंपोनेंट को देखना है। उसके बाद आता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बोलता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके वो
नंबर ऑफ वेरिएबल्स बताता है कि जितने आपको मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स की जरूरत है उस स्पीसीज के सारे कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको बताता है कि आपको कितने मिनिमम वेरिएबल की जरूरत है उस जो आपके पास जो सिस्टम है उस सिस्टम की सारी कैरेक्टरिस्टिक को बताने के लिए। ठीक है, तो वो होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा क्या होता है? F इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, ये इसका फॉर्मूला होता है। सी आपके नंबर ऑफ कंपोनेंट है, पी आपके नंबर ऑफ फेज है, तो यहाँ से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हो कि आपको कितने वेरिएबल की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ से आप f की वैल्यू निकाल सकते हो। आपसे क्वेश्चन आ ही जाता है, पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट आपका क्लोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब क्लोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन क्या है? क्लोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन ये होती है आपकी डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी डेल्टा वी। ठीक है, तो जहां भी ये कहाँ यूज होते हैं? यहाँ आपकी फेज ट्रांजिशन के जहां भी आपकी फेज ट्रांजिशन हो रही होती है वहां पे हम इसका यूज करते हो। मान लें जैसे कि सॉलिड से आपका लिक्विड जा रहा है। ठीक है, सॉलिड से जब लिक्विड जा रहा है तो वहां पे आपकी फेज की ट्रांजिशन हो रही है ना, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो वहां पे आपकी ये जो ये इक्वेशन होती है ये वहां पे आपकी एप्लीकेबल होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या? डेल पी चेंज इन प्रेशर, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा एच आपकी एंथैल्पी होगी जब आपकी फेज ट्रांजिशन हो रही है उस टाइम पे आपकी चेंज इन एंथैल्पी क्या है? ठीक है, टी आपका जब आप जिस टेम्परेचर पे आपकी ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, वो आपका टेम्परेचर। डेल्टा वी उस ट्रांजिशन होने में, ये मान लो फेज 1 मान लिया मैंने, ये फेज 2 मान लिया, तो फेज 2 माइनस फेज 1 दोनों के वॉल्यूम में कितना डिफरेंस आ रहा है वो आपका क्या बता रहा है? वो आपका डेल्टा वी बता रहा है। ठीक है बात। अब यहाँ पे आपके दो केस बनते हैं, एक तो आपका सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हो, तो सॉलिड से लिक्विड में जा रहा हो तो यहाँ पे तो आपका डेल्टा वी लगभग कांस्टेंट रहता है ना। तो यहाँ से तो यहाँ तो आपकी यही इक्वेशन आएगी, डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी डेल्टा वी। ठीक है, लेकिन अगर आपके ट्रांजिशन कुछ इस टाइप से हो रही है, जैसे कि लिक्विड टू गैस और सॉलिड टू गैस, अगर इस टाइप से हो रही है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी। अब यहाँ पे डेल्टा वी है, डेल्टा वी क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। अब वॉल्यूम ऑफ गैस आपको पता है बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो इसको मैं अप्रोक्स वॉल्यूम ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ गैस लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ गैस। अब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है किसी भी गैस के लिए, वी की वैल्यू क्या होती है? एन आर टी बाई पी। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखो, यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा डेल पी बाई डेल टी इज इक्वल टू पी डेल्टा एच बाई एन आर टी स्क्वेयर। ठीक है, यही आएगी ना। यहाँ से इसको अगर मैं p को नीचे लेके आऊँ तो ये आ जाएगा डेल पी बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई एन आर टी स्क्वेयर इंटू डेल्टा टी। अब इंटीग्रेशन कर दो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एल एन पी फ्रॉम P1 टू P2 और यहाँ आ जाएगा ये माइनस डेल्टा एच बाई एन को अगर मैं 1 ले लेता हूँ अभी के लिए डिवाइड बाई आर और यहाँ आ जाएगा ये एन आर टी और ये आएगा फ्रॉम T1 टू T2। इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ये ln P2 बाई P1 इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी ये। अगर आपके पास दो प्रेशर, जैसे हमने पिछले उसमें देखा था ना, दो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई थी, दो टेम्परेचर पे डेल्टा एस निकालनी थी, तो अगर आपके पास दो प्रेशर की वैल्यू दे रखी हो, ठीक है, दो टेम्परेचर पे, तो आप जो आपकी फेज ट्रांजिशन हो रही है वहाँ पे जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो डेल्टा एच की वैल्यू भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये थी आपकी क्लोसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। मेरे ख्याल से इतनी चीज़ की ही आपको जरूरत है। डेल पी बाई डेल टी क्या बताता है, डेल पी बाई डेल टी आपका स्लोप भी देता है। अभी हम करेंगे 1 कंपोनेंट सिस्टम, 2 कंपोनेंट सिस्टम, उसमें जो डेल पी बाई डेल टी होगा वो आपका स्लोप को भी बताता है। ठीक है, किसी भी फेज ट्रांजिशन के टाइम जो आपकी स्लोप होगी। ठीक है, इतना देख लो। चलो चले हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, ये है आपका 1 कंपोनेंट सिस्टम, यानी कि यहाँ पे हमने कंपोनेंट को क्या कर दिया, 1 कर दिया। कंपोनेंट को 1 हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। ठीक है, यानी ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 माइनस P। अब P की मिनिमम वैल्यू क्या है, P की मिनिमम वैल्यू होती है आपकी 1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1, ये आ जाएगा 2। यानी कि आपको 2 कंपोनेंट की ज़रूरत है। किसी भी 1 कंपोनेंट सिस्टम के लिए आपको 2 वेरिएबल की ज़रूरत है उसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे और हाँ, फेज की यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, फेज की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 3। फेज की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 3। 3 माइनस 3 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा वहाँ पे। अब ये किसके लिए, ये मैंने वाटर के लिए बना रखा है, H2। 1 कंपोनेंट सिस्टम में हमारा H2O आ जाएगा। H2O आपका सॉलिड लिक्विड गैस 3 फेज में, मैक्सिमम 3 फेज में ही वो एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये भी आपके मैक्सिमम 3 ही फेज आ रहे हैं। ठीक है, एक कंपोनेंट सिस्टम है। अब यहाँ पे ये मैं बोल देता हूँ इसको A O B C। ठीक है, अब मेरे को बताना है कि जो ये एरिया है, ये लाइन है, ये पॉइंट है, यहाँ पे इसके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। सबसे पहले मैं AOC के देखता हूँ, इन एरिया AOC। एरिया AOC में क्या है, जो डिग्री ऑफ F की वैल्यू होगी वो होगी आपकी 3 माइनस P। ठीक है, यहाँ पे कितने, AOC में क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। AOC में क्या है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक ही फेज है ना, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो यानी कि यहाँ पे आपको किसी भी पॉइंट को, किसी भी उसको AOC एरिया में उसके किसी भी स्टेट को बताने के लिए वो कहाँ पे है, किस टाइप से एग्जिस्ट कर रहा है, आपको 2 वेरिएबल की जरूरत है, एक प्रेशर और एक टेम्परेचर। ठीक है, अगर आपके पास प्रेशर और टेम्परेचर हो, मान लो एक प्रेशर की वैल्यू है, टेम्परेचर की वैल्यू, वहाँ से आप बता सकते हो कि वो सॉलिड में वो किस उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। ठीक है, जैसे ऐसे ही आपका BOC में आ जाएगा, ऐसे ही आपका हो जाएगा AOB में। ठीक है, उसके बाद मैं अगर कर्व देखूं, कर्व AO, जो AO कर्व होगा उसमें आपका क्या होगा, सॉलिड और गैस इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। सॉलिड और गैस क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं F की वैल्यू निकाल लूँ 3 माइनस P। ठीक है, कितने फेज है, 2 फेज है हमारे पास, एक गैस और एक सॉलिड। तो 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या, किसकी जरूरत है, मेरे को एक ही वेरिएबल की जरूरत है। और यहाँ पे क्या है आपका, ये सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद गैस, ऐसे ही सॉलिड इन लिक्विड विद लिक्विड। ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड और गैस। ठीक है, और ये O क्या है, O है आपका ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट। तो पॉइंट O पे क्या होगा, पॉइंट O पे आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों आपके को एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो एक ट्रिपल पॉइंट ही ऐसा पॉइंट होता है जहां पे उसके जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस होते हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ फेजेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं F की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये आ जाएगा 3 माइनस 3 फेज है, तो यहाँ पे 0। 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे आपकी प्रेशर और टेम्परेचर की फिक्स वैल्यू होती है। प्रेशर और टेम्परेचर की फिक्स वैल्यू होती है, उसी फिक्स वैल्यू पे केवल आपका ट्रिपल पॉइंट आएगा। ठीक है, प्रेशर और टेम्परेचर क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है, उसी फिक्स वैल्यू पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट आएगा। ठीक है, ये था आपका वाटर के लिए। अब यही अगर ये है आपका CO2 के लिए, ये किसके लिए, CO2 के लिए। अब यहाँ एक चीज देख रहे हो, यहाँ सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड और गैस में यहाँ स्लोप है पॉजिटिव।
और सॉलिड और गैस की यहाँ स्लोप है नेगेटिव। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि स्लोप क्या है? डेल पी बाई डेल टी। स्लोप डेल पी बाई डेल टी है, वाई एक्सिस पे प्रेशर है, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर है, और डेल पी बाई डेल टी क्या होता है? डेल्टा एच बाई टी डेल्टा वी। और डी वी क्या, डेल्टा वी क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर सॉलिड से लिक्विड जाए तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। और वाटर के लिए क्या होता है? वाटर के लिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। वाटर के लिए सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड से ग्रेटर होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से डेल्टा वी क्या आया? डेल्टा वी आपका यहाँ से नेगेटिव आता है, तो यहाँ से स्लोप आपकी क्या आती है? नेगेटिव आती है। लेकिन अगर मैं CO2 के केस में देखूं तो CO2 के केस में जो डेल्टा वी की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव ही होती है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज स्मॉलर देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे स्लोप आपकी पॉजिटिव जा रही है। सेम वही केस होगा, इसको मान लो ए ओ बी सी, कर्व ए ओ बी पे क्या होंगे? ये मैंने सारा आपका वही वाटर में बता दिया, सेम केस होगा बिल्कुल। ठीक है, ये आपका ट्रिपल पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ये केस आएगा आपका सल्फर का। ठीक है, ये केस आता है फिर आपका सल्फर का। ठीक है, अब सल्फर में सबसे पहली बात, आपके कितने ट्रिपल पॉइंट होते हैं? यहाँ पे 1 2 3 और एक ये, तो टोटल आपके यहाँ पे 4 ट्रिपल पॉइंट आते हैं। सबसे पहली बात तो यही आ गई, इसको हम बोलते हैं मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट। मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सल्फर मोनोक्लिनिक होता है, यहाँ सल्फर रोम्बिक होता है, यहाँ सल्फर लिक्विड होता है, और यहाँ सल्फर वेपर। तो ये 4 फेज में एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। ठीक है, किसमें? 4 फेज में एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक ट्रिपल पॉइंट पे क्या होगा? 3 ही फेज एग्जिस्ट करेंगे, हमने अभी देखा था। ठीक है, एक ट्रिपल पॉइंट पे 3 ही फेज एग्जिस्ट करेंगे तो किसी वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए। तो इस ट्रिपल पॉइंट पे कौन कौन एग्जिस्ट करेगा? मेटा, रोम्बिक और वेपर। ठीक है, इस पे रोम्बिक, वेपर और लिक्विड। ठीक है, इस पे लिक्विड, रोम्बिक और मेटा। ठीक है, और जो ये मेटा स्टेबल होगा यहाँ पे रोम्बिक, ये सॉरी ये मोनोक्लिनिक, लिक्विड और ये मोनोक्लिनिक बोलो, मेटा, लिक्विड और वेपर। ठीक है, तो ये आपकी केवल 3 फेज ही एग्जिस्ट कर सकते हैं एक में, जो आपका ट्रिपल पॉइंट होता है उस पे। ठीक है, बाकी चीज सेम है, सेम अपना कोई भी आपका एरिया हो वहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएंगे, कर्व होंगे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ पे आपका, हाँ जो एरिया होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आएंगे, कर्व होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आएंगे, ट्रिपल पॉइंट होंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके आएंगे 0। ठीक है, तो ये था आपका वन कंपोनेंट सिस्टम। सेम सारा उसकी तरह ही चलेगा, जो मेन बातें थी इसके बारे में वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलो उसके बाद, ठीक है, फिर आता है 2 कंपोनेंट सिस्टम। ठीक है, 2 कंपोनेंट सिस्टम अगर हम देखें, यहाँ पे हमने कंपोनेंट कितने कर दिए? 2 कंपोनेंट ले लिए। ठीक है, तो F क्या होता है? F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 2। यहाँ पे 2 और 2 4 माइनस P आ जाएगा। ठीक है, और मिनिमम फेज की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 1। तो अगर मिनिमम वैल्यू रखे ये 4 माइनस 1 तो ये आ जाएगी 3। तो हमें कितने चाहिए? 3 वेरिएबल चाहिए। ठीक है, यानी कि हमें किस में करना पड़ेगा? 3D में ड्रॉ करना पड़ेगा। 3D में ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कितने 3 वेरिएबल होने चाहिए, तब जाके हम इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर पाएंगे 2 कंपोनेंट सिस्टम को। अब 3D में तो ड्रॉ करेंगे नहीं, तो हमें किस में? हमें 2D में ड्रॉ करना है। 2D में ड्रॉ करना है तो यहाँ आता है आपका रिड्यूस फेज लो। रिड्यूस फेज लो, रिड्यूस फेज लो क्या बोलता है कि मैं एक चीज को फिक्स कर देता हूं। पहले यहाँ पे हम प्रेशर को क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं। प्रेशर को जैसे ही हमने फिक्स कर दिया तो अब लो क्या बना आपका? F इजकल टू C माइनस P प्लस 2। एक चीज फिक्स किया -1, तो ये आ जाएगा C माइनस P प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर दिया? प्रेशर को पहले ही क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। अब 2 कंपोनेंट सिस्टम है तो ये आ जाएगा 3 माइनस P। P की मिनिमम वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अब हमें 2 ही वेरिएबल की जरूरत है।
ठीक है, तो अब हम टू कंपोनेंट सिस्टम को दो वेरिएबल के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। हमने प्रेशर को क्या कर दिया, यहाँ पे फिक्स कर दिया। अगर ये बोलते प्रेशर टेम्परेचर दोनों को फिक्स कर दो, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता, यहाँ -2 कर देता, फिर C - P आपका यहाँ पे अब लो बन जाता। ठीक है, चलो उसके बाद आता है आपका कूलिंग कर्व ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम। ये आपको दो कंपोनेंट सिस्टम का कूलिंग कर्व दे रखा है। यहाँ पे आपका है टेम्परेचर और यहाँ पे है टाइम। यहाँ पे है टेम्परेचर, यहाँ पे है टाइम। यहाँ पे आपका क्या था, लिक्विड A + B। ठीक है, तो यहाँ पे आपके दो लिक्विड थे, लिक्विड A + B। ठीक है, दो कंपोनेंट थे आपके A और B, दोनों के दोनों आपके लिक्विड फॉर्म में थे। जैसे ही मैंने यहाँ से यहाँ आया, मैं टेम्परेचर मैंने क्या किया, डिक्रीज कर दिया। टेम्परेचर मैंने डिक्रीज किया तो यहाँ पे क्या होगी, इनकी कूलिंग होगी। यहाँ इनकी क्या होगी, कूलिंग होगी। टेम्परेचर जैसे ही मैंने, टाइम बढ़ेगा, टेम्परेचर मैंने कम किया, इनकी कूलिंग होना शुरू हुई। ठीक है, कूलिंग हुई। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे मैंने मान लिया कि जो मेरा A है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत कम है, मतलब B से ज्यादा मान लो A तो आपका 10 डिग्री सेल्सियस पे ही फ्रीज हो जाता है और B आपका जाके 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगी, यहां पे सॉलिडिफिकेशन ऑफ A स्टार्ट। A तो सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया, लेकिन B क्या हो रहा है, B अभी कूल होना शुरू, B अभी कूल ही हो रहा है। ठीक है, B क्या हो रहा है, B इसके साथ कूल हो रहा है और A सॉलिडिफाई होना शुरू हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे क्या आएगा, सॉलिडिफिकेशन ऑफ B स्टार्ट, ऑफ B स्टार्ट। यहां पे B भी आपका सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया, तो अब आपका टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे आपका क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों, क्योंकि वो क्या हो रहा है, वो सॉलिड से वो लिक्विड से वो सॉलिड में जा रहे हैं। यहाँ पे आपकी क्या है, फेज ट्रांजिशन हो रही है। जब भी आपकी फेज ट्रांजिशन हो रही है तब आपका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो उनको सॉलिडिफाई करने में आपका सारा टेम्परेचर यूज होगा। जैसे आप देखते हो ना, अगर आप वाटर का हीट करते हो तो वो लिक्विड से गैस में जाता है। जब तक वो पूरा लिक्विड से गैस में ना चला जाए उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप वाटर को फ्रीज करोगे, जब वो 0 डिग्री पे वो फ्रीज होना शुरू होगा, जब तक वो पूरी तरह सारा का सारा अमाउंट उसका फ्रीज नहीं हो जाता उसका टेम्परेचर 0 ही रहेगा। तो वही बात है सेम यहाँ पे, इस पॉइंट पे B भी आपका सॉलिडिफाई होना शुरू हो गया। यहाँ पे डिक्रीज क्यों हो रहा था, क्योंकि आपका B कूल हो रहा था और A सॉलिडिफाई हो रहा था। B यहाँ पे क्या हो रहा था, कूल हो रहा था, लेकिन यहाँ पे A और B दोनों के दोनों सॉलिडिफाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। और यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, सॉलिडिफिकेशन क्या हो जाएगी, फिनिश। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा अमाउंट A और B का दोनों के दोनों आपके सॉलिड में चेंज हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे आपकी आ जाएगी कूलिंग ऑफ सॉलिड A + B। सॉलिड A और सॉलिड B की क्या होगी, यहाँ पे कूलिंग होगी। ठीक है, तो ये आपका ये ग्राफ बताता है कूलिंग कर्व ऑफ टू कंपोनेंट सिस्टम। तो वहां पे इसमें से आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते, क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ सकते हैं, जैसे आपका ये कर्व है, यहाँ पे आपसे फेज पूछ सकते हैं। ठीक है, या डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ सकते हैं, या कंपोनेंट कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि किस पॉइंट पे, या फिर यही पूछ सकते हैं कि जो ये पॉइंट है ये इसको A दे देंगे, A पॉइंट पे बताओ क्या हो रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पे B पॉइंट पे बताओ क्या हो रहा है। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, चले आगे। उसके बाद है यूटैक्टिक मिक्सचर। यूटैक्टिक मिक्सचर क्या होते हैं, ये आपका कि 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड का मिक्सचर होता है जो कि आपस में क्या होते हैं, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं करते। ठीक है, वो आपस में क्या करेंगे, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन एक दूसरे के एक साथ होने की वजह से एक दूसरे के क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, यानी कि जो इनकी सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस होगी ना,
उसमें वो चेंज लेके आएंगे। ओवरऑल जो आपका सॉल्यूशन होगा, ओवरऑल सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसको क्या कर देंगे, लो कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है, ये ए और बी जैसे दो हैं हमारे, दो कंपोनेंट है। ठीक है, वो आपस में क्या करेंगे, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं करेंगे। ठीक है, आपस में मिलकर कोई नया कंपाउंड नहीं बनाएंगे। ठीक है, आपस में क्या है, ये नॉन रिएक्टिव है, नॉन रिएक्टिव बोल लो। ठीक है, नॉन रिएक्टिव है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन एक दूसरे के साथ होने की वजह से एक दूसरे की क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस पे क्या करेंगे, इफेक्ट डाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ से शायद ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या था, ये मैंने प्योर ए ले लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्योर ए है, यहाँ पे प्योर बी है। ये प्योर ए है यहाँ पे आपको प्योर बी है। ये आपको कॉम्पोजिशन दी हुई है, इस साइड आपका क्या दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्या है, ये तो फ्रीजिंग पॉइंट किसका है, ए का। ठीक है, और ये क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट बी का। अब एक दूसरे के साथ इन्होंने कोई इंटरेक्शन नहीं की, कोई नए कंपाउंड नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, लेकिन एक दूसरे के साथ होने की वजह से जो इनका लिक्विड का जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा ना, वो ये आ गया। अब यहाँ पे ये जिसको हम बोलते हैं यूटेक्टिव पॉइंट, ये यूटेक्टिव पॉइंट है, यूटेक्टिव पॉइंट। ठीक है, और ये है आपका यूटेक्टिव टेम्परेचर। यूटेक्टिव टेम्परेचर जो ओवरऑल सॉल्यूशन था ना, ओवरऑल सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इन्होंने दोनों ने मिलके क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो ये सिंपल सी इतनी बात है। अब इसमें भी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये टू कंपोनेंट सिस्टम है, तो यहाँ पे सबसे पहली बात हमारा रिड्यूस फेज रूल यूज होगा, F इज इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मेरे को निकालना है, सबसे पहले मैं इसमें निकालता हूँ A, ये मैंने O बोल दिया, ये मैंने B, A और B से जो ऊपर है। यहाँ पे मेरा क्या था, दो कंपोनेंट सिस्टम था, 2 + 1 3, 3 माइनस P था। अब यहाँ पे क्या है, लिक्विड A लिक्विड B, कंप्लीटली एक दूसरे में मिसिबल है। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो चुका है कंप्लीटली, तो इनका कितना फेज की वैल्यू क्या रहेगी, फेज की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1 आएगी, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आपके 2। ठीक है, यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आएगी 2। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है, ये कर्व क्या दिखा रहा है, ये कर्व दिखा रहा है कि सॉलिड बी और इस लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम है, क्योंकि ये आपका रीजन दिखा रहा है, यहाँ पे आपका सॉलिड बी है। यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू किया, टेम्परेचर डिक्रीज करना शुरू किया, तो ये पाथ फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें ये प्योर नहीं है। अगर ये प्योर होता तो ये यहीं पे फ्रीज आउट हो जाता, प्योर होता तो यहीं पे फ्रीज हो जाता, लेकिन इसमें ए और बी दोनों है, ए और बी का कुछ ना कुछ कंपोजिशन है। यहाँ पे प्योर बी है, बी यहाँ पे आपका 100% है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बी 90% और 10% आपका ए होगा। यहाँ पे आपका बी अगर 20% हो और 80%, सॉरी बी आपका 80% है, ए आपका 10% 20%, और अगर ए आपका 30% हो, बी आपका 70% हो, तब ये। ठीक है, इस हिसाब से अलग अलग कंपोजिशन लेके ये ग्राफ बनाए गए आपके। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे अगर मेरे को इस OB कर्व पे बताना हो, OB कर्व पे मेरा 3 माइनस P है, यहाँ पे फेज कितने, एक सॉलिड एक लिक्विड, दो फेज आ गए, तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 2, ये आ जाएगी 1। ठीक है, अब यूटेक्टिव पॉइंट पे देख लो, यहाँ पे कौन कौन लाई कर रहे हैं, सॉलिड A और B। अब दो सॉलिड आ गए, A और B, दो फेज तो यही हो गए। एक यहाँ पे ये लिक्विड भी है, यहाँ पे देखो ये लिक्विड यहाँ तक है ना ये। ठीक है, एक लिक्विड आ गया, तो 3 आ गए, तो ये आ जाएगा यहाँ पे F इज इक्वल टू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यूटेक्टिव पॉइंट पे क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, F की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, तो ऐसे आपको ये यहाँ से निकालना है। अब इसके बाद देखते हैं, अब जिसका फ्रीजिंग पॉइंट है कम, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कम, तो जो यूटेक्टिव पॉइंट होगा उसकी तरफ लाई करेगा। पहली बात तो यही है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट था ज़्यादा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है कम, तो यूटेक्टिव पॉइंट किसकी तरफ ज़्यादा लाई करेगा, इसकी तरफ, ए की तरफ ज़्यादा लाई करेगा। एक बात तो आपकी होगी ये। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात, अगर ये इसकी तरफ ज़्यादा लाई कर रहा है,
तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे कंपोजिशन सॉलिड फॉर्म में कंपोजिशन किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी। इस पॉइंट पे कंपोजिशन सॉलिड फॉर्म में ए की ज्यादा होगी, क्योंकि ए की तरफ ज्यादा लाई कर रहा है ना, ठीक है ना। तो यहां से जैसे हम टेम्परेचर यहाँ पे कम करेंगे तो ए जितना भी यहाँ पे ए होगा, ए की कंपोजिशन ज्यादा थी तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा सारा, वो ए क्या हो जाएगा, वो ए सारा सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इसलिए सॉलिड में ए की कंपोजिशन ज्यादा होगी। अगर ए की कंपोजिशन सॉलिड में ज्यादा है तो यहाँ पे लिक्विड में किसकी कंपोजिशन ज्यादा होगी, लिक्विड में आपकी बी की कंपोजिशन ज्यादा होगी, क्योंकि ए अगर सारा सॉलिडिफाई कर दिया तो लिक्विड में क्या बचा, लिक्विड में तो बी ज्यादा बचेगा ना, तो लिक्विड में आपका यहाँ पे बी बचता है। ठीक है, एक यहाँ पे एक मेन बात ये थी। ठीक है, बाकी एफ की वैल्यू आपको निकालनी आ ही गई है हर पॉइंट पे, है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका सिस्टम विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। अब इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम पिछले वाला जैसा है, बस इसमें क्या है, ए और बी मिलके मान लिया उन्होंने ए बी बना लिया। ठीक है, तो यहां पे ये क्या कर रहा है, ये ए बी बिलाई कर रहा है। ठीक है, यहां पे था आपका बी, यहां पे क्या था बी, और यहां पे था आपका ए, यहां पे आपका था प्योर ए, यहां पे था प्योर बी, और बीच में आपकी कंपोजिशन चल रही है, बीच में आपका बस ए बी आ गया। अब इसको इतने को अगर मैं छुपा दूं तो ये ए बी और ए के बीच में बन गया, सेम चीज है, ये आपका यूटेक्टिक पॉइंट आ जाएगा। और अगर मैं इसको छुपा दूं तो ए बी और बी के बीच में ये यूटेक्टिक पॉइंट ये आ जाएगा। ठीक है, बस इसमें क्या कर दिया, ए और बी ने आपस में मिलके एक आपका एक और कंपाउंड बना दिया ए बी, जो कि आपका स्टेबल है और उसका क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए भी आ जाएगा, सेम चीज जैसे पीछे की थी सेम चीज आप यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, तो बस मेरे ख्याल से इतना ही था, इतना ही आपको यहाँ पे करने की जरूरत है, इससे ज़्यादा आपसे ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछा जाता। वैसे तो बेसिक क्वेश्चन ही आता जो हमने पीछे किया है ना, जो फेज डायग्राम हमने वन कंपोनेंट सिस्टम किया है, वाटर का, सल्फर का, CO2 का, वहीं से आपके ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या फिर भी मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, ताकि आपको हल्का फुल्का आइडिया यहाँ का हो। ठीक है, तो ये था आपका फेज इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओके, बाय, हैप्पी लर्निंग।